यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्राची मिश्रा। आपका एग्जाम बहुत ही पास आ गया है, टेंशन्स बढ़ गई होंगी, तो हम कवर कर रहे थे एक साल की पूरी करंट अफेयर। इस सीरीज में आज हम पहुंच गए हैं अगस्त की करंट अफेयर्स तक। आपके पहले जुलाई की जितनी भी करंट अफेयर है जुलाई तक की वो कवर हो चुकी है। इसमें हम बात करेंगे स्कीम, कमेटीज एंड रिपोर्ट्स की। जो भी एक साल की आपकी स्कीम्स रही हैं इंपॉर्टेंट, और जो कमेटीज और रिपोर्ट्स आई हैं उनको हम देखेंगे। आ जाते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये जो कार्यक्रम है इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? सामाजिक सहायता के लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुरक्षित करना। चलिए, उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है पूछ रहा है। सबसे पहला है केवल एक, दूसरा है केवल 2 और 3, तीसरा है 1 और 2 और चौथा है 1, 2 और 3। आ जाते हैं सबसे पहले वाले पर कि इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था। ये जो कार्यक्रम है ये आपका आया था वर्ष 1995 में, 1995 में ये प्रोग्राम लाया गया था। इसका जो नोडल मंत्रालय है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके तहत यह कार्य करता है। और जो इसका मेन उद्देश्य है कि सामाजिक सहायता, यानी कि जो हमारा बुजुर्ग वर्ग है, ठीक है, बुजुर्गों के लिए पेंशन की व्यवस्था, भत्ते की व्यवस्था आप देखोगे, बेरोजगारी भत्ता आप देखते हो जो चलता है। महिलाओं के लिए यदि कोई विधवा महिला है तो उसके लिए जो सामाजिक आप देखोगे सहायता प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार भत्ते, पेंशन, जो सहायता जो प्रदान, ये सारी चीजें जो प्रदान की जा रही है समाज की सहायता के लिए, तो उनके लिए न्यूनतम राष्ट्रीय मानक सुरक्षित करना है कि किन मानकों के तहत उन्हें यह भत्ता, ये सारी चीजें दी जा सकती हैं। तो यही इसका क्या हो जाता है? मेन उद्देश्य हो जाता है। इस अकॉर्डिंग हमारा जो स्टेटमेंट 2 है और स्टेटमेंट जो 3 है वो सही है, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? केवल 2 और 3, यानी कि बी हमारा राइट आंसर होगा। थोड़ा सा और डिटेल में इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। ये जो रिपोर्ट आई थी, ये रिपोर्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, ये 2017-18 से आपके 2020-21 तक के जो भी प्रदर्शन ऑडिट रहे हैं इसको लेकर के ये पेश की गई थी। यानी कि हमने जो शुरू किया था, जो भी कार्यक्रम आए थे, प्रोग्राम आए थे, तब से लेकर के ये आपकी 2021 तक की पूरी ऑडिट रिपोर्ट है। अब इसमें कुछ सिफारिशें की गई हैं। इस रिपोर्ट के लेकर के कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं और चेंजमेंट करने के लिए भी कहा गया है कि हमें क्या क्या करना चाहिए और कैसे इस ऑडिट को हम और सरल बना सकते हैं। कई बार आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों का जो पेंशन है वो लेट पहुंचता है, ऑडिट नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है 2 बार ऑडिट हो गया। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जिसके लिए पेंशन दी जा रही थी वो पेंशन उसकी डेथ हो गई है, लेकिन वो कंटिन्यू पेंशन उसके घर में जा रही है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं इनसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, इनके लिए क्या सिस्टम लाया जाए, तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर कार्य किया गया। ऐसे लाभार्थी जो इस योजना के लिए पात्र नहीं है, जो आपकी नई सिफारिशें आई हैं, जो नई योजना आई है, तो जो भी लाभार्थी इसके लिए पात्र नहीं है, सबसे पहले पात्रता मापदंड देखिए। अगर नहीं है तो उनको उस क्राइटेरिया से बाहर कर दीजिए। और जो लाभार्थी मृत्यु के बाद भी जिनको पेंशन दी जा रही है, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, उसकी मृत्यु हो गई लेकिन फिर भी पेंशन जा रही है, तो उसको देखिए और तुरंत वो जो डेटा है उसको सत्यापित कीजिए और वो पेंशन जो है उसको रुकवाइए। NSAP निधि का उपयोग पेंशन और जो पारिवारिक लाभ है इनके सामयिक भुगतान हेतु किया जा सकता है। ओवर पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट, मल्टीपल पेमेंट्स हो गई हैं, पेंशन के भुगतान में देरी हो रही है, इससे बचने के लिए उपाय करने चाहिए। ठीक है, आधार जो है बेसिकली उसको बायोमेट्रिक से कनेक्ट करवा दिया जाए ताकि पता चले कि क्या स्थिति है, कैसे बैंक अकाउंट में क्या स्थिति है, वो वाकई इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है जो उसको प्रदान किया जा रहा है। साथ ही साथ पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित की जाए, मजबूत सोशल ऑडिट्स, और साथ ही साथ आपके जो शिकायत निवारण तंत्र है उसके लिए, कि कई बार दिक्कतें होती हैं, कस्टमर्स आते हैं, प्रॉब्लम्स हो रही है, बुजुर्ग तक उनको कई बार आना पड़ता है लेकिन उनकी समस्याएं सॉल्व नहीं होती हैं, तो उनके लिए जवाबदेहिता सुनिश्चित करी जाए, तभी हम आसानी से इन चीज़ों को कर सकते हैं। अब इसके लाभार्थियों की पहचान और सामाजिक और आर्थिक जातिगत गणना 2011 के आंकड़ों पर की जाती है, कि जो 2011 के आंकड़े हैं उन्हीं के तहत ये कार्य करेगा। उसके बाद आप देखो कि कितने सारे ऐसे लोग होंगे जिनकी मृत्यु हो चुकी होगी और उनको पेंशन घर में जा रही होंगी। तो आगे बात करते हैं। इसके संदर्भ में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो लाभार्थी हैं उनको शामिल किया गया था। अब इसकी एक 5 उप योजनाएं शामिल की गई हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला है आपका इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। अब इसके तहत जो बीपीएल सूची में आती है, अब कोई भी अपनी बीपीएल सूची बनवाई लेते हैं, ठीक है, तो उनको जो 60 से 79 वर्ष के बीच में है
80 वर्ष की आयु के बाद व्यक्तियों को 500 रुपए की पेंशन दी जाएगी और जो 60 से 79 वर्ष के हैं उन व्यक्तियों को 200 रुपए की पेंशन दी जाएगी। तो ये योजना थी, इस तरीके से पेंशन उनको प्रदान की जा रही थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इसमें था कि जो 40 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की विधवा है उनको 200 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, जो कि आपके बीपीएल कार्ड के तहत। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना थी, इसके तहत भी जो बीपीएल सूची में है उसमें से 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के जो भी लोग हैं उनको 200 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी, यानी 200 रुपए प्रति माह उनके अकाउंट में डाला जाएगा। फिर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, इसके तहत 18 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के प्रमुख आय अर्जक की मृत्यु हो जाने पर, यदि उसके परिवार का कोई मेन इंसान है जिसकी डेथ हो जाती है, तो क्या किया जाएगा, 10,000 रुपए की एकमुश्त सहायता राशि प्रदान की जाएगी। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये बार बार दी जाएगी, एकमुश्त एक बार में दे दी जाएगी। ठीक है, अब जाते हैं अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना के क्या था, इसके तहत कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको प्रतिमाह 10 किलोग्राम अनाज मुफ्त में प्रदान किया जाएगा, जो पात्र होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं हुए हैं, ये सिर्फ उनके लिए था। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया बता दिया गया है। अब इसमें क्या होते हैं, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। कई बार कोई एक व्यक्ति ऐसे होता है जो 2 या 3 योजनाओं का लाभ उठा रहा होता है। ठीक है, तो इसी वजह से इसको क्या किया गया है कि आप इसको पूरी तरीके से फ्रेमवर्क बनाइए, इसका इस पे कार्य करिए एंड देन जाकर के इसको अच्छे से फॉलोअप में लेकर के आइए। सेकंड क्वेश्चन, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व आर्थिक मंच? स्वास्थ्य से संबंधित है टोबैको, तो ये जारी की जाती है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा सा इस रिपोर्ट के बारे में। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक पर अपनी 9th रिपोर्ट पेश करी है। क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी कि ये कौन सी रिपोर्ट थी, 8th, 9th, 6th, 7th, तो ये 9th रिपोर्ट थी। अब इसमें क्या चीजें कही गई हैं, आप देखोगे कि यहां पर आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आया है। वर्ष 2008 के बाद तंबाकू नियंत्रण के संबंध में देशों की प्रगति के बारे में बताया गया। इसके अनुसार जो तंबाकू सेवन कर रहे हैं उनमें प्रतिवर्ष 87 लाख लोगों की मौत हो रही है तंबाकू खाने की वजह से। इसमें से 13 लाख ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट धूम्रपान नहीं करते हैं, लेकिन उसके जो एक कह दो कि उसके जो ऑप्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग निष्क्रिय धूम्रपान उससे प्रभावित होते हैं। ठीक, धूम्रपान का वैश्विक प्रचार 2007 से 22.8% था, वहीं 2021 में यह घट करके 17% रह गया है। लोग जागरूक हुए हैं। विश्व में 71% जो जनसंख्या है वो कम से कम एक एम पावर उपायों को अपनाने से सुरक्षित है। अब ये एम पावर उपाय क्या है जो WHO के द्वारा लाए गए थे इस तंबाकू को कम करने के लिए, तो चलिए समझ लेते हैं एम पावर उपाय हमारे। एम का मतलब यहाँ पे रखा गया है मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज। जो भी पॉलिसीज हैं उनको मॉनिटर करना, देखना। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखते हो कि जब भी आप सिगरेट खरीदते हो तो बड़ा बड़ा उसमें लिखा होता है टोबैको कॉज कैंसर, और फोटोज वगैरह बनाई जाती हैं ताकि लोग अगर उसको खाने से पहले एक बार देखें तो वो छोड़ दें, लेकिन फिर ऐसा नहीं होता है। जो खाते हैं वो खाते ही हैं। ठीक, तो सबसे पहला तंबाकू उपाय और रोकथाम नीतियों की निगरानी करना कि वो अच्छे से कार्य कर रही है नहीं कर रही है। पी किस लिए था? प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, लोगों को इससे प्रोटेक्ट करना। ओ किसके लिए था? तो ओ था आपका ऑफर हेल्प टू क्विट टोबैको स्मोकिंग, जो लोग छोड़ना चाहते हैं उनकी हेल्प करिए ताकि वो आसानी से उसको छोड़ पाएं। डब्ल्यू किसके लिए था? वॉर्न अबाउट द डेंजरस ऑफ टोबैको, वॉर्न करना, उसके लिए पोस्ट डाला, उस जो तंबाकू का पैकेट है उसमें लिखना, वार्निंग्स लिखना। ऑफ कोर्स ये किया जा रहा है। ई किस लिए था? कि इन्फोर्स बैन्स ऑन टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशंस एंड स्पॉन्सरशिप, जो भी इससे रिलेटेड स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, टोबैको से रिलेटेड जो भी इसके लिए क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो टोबैको के लिए पैसा प्रदान करते हैं, इस तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो उसको रोका जाए। उसको रोकने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए फोर्स किया जाए। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हमारे यहाँ के बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो हैं वो टोबैको का प्रचार एंड प्रसार कर रहे हैं, चाहे वो अजय देवगन हो गए, केसरी, जुबा केसरी, ठीक है, चाहे वो आपके शाहरुख खान हो गए। तो ये जितने बड़े बड़े एक्टर्स ही क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में जुबा केसरी को। साथ ही साथ वो पता नहीं पान पहाड़
पान बहार या पान पराग करके, आई डोंट नो, बट आप देखो हमारी कंट्री का जो एक बहुत ही एलिट, जिसको हम अपना क्या रोल मॉडल मानते हैं, और रोल मॉडल अगर हमसे ये कह रहा है तो ऑफ कोर्स हम इन्फ्लुएंस करके एक दो बार तो ट्राई करने जाएंगे ही, और अगर हमने 10-12 बार ट्राई कर लिया देन वो हमारी हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर हमारे जो एक्टर्स हैं वो टोबैको खाने के लिए हमें एडवर्टाइज करते हैं, और वहीं WHO हमसे कहता है कि आप इससे बचिए, इसके लिए लोगों को बचाइए, लेकिन हमारे यहाँ खुलेआम टीवी पर दिखाया जाता है कि आप टोबैको को खाइए। ठीक है, आर किस लिए है, रेज टैक्सेस ऑन टोबैको, जो टैक्स है वो टोबैको पे बढ़ा दिया जाए, लेकिन उससे क्या होगा, लोग फिर भी टोबैको खाएंगे, वो कहीं पर चोरी करके भले क्यों ना खाएं, मांग के क्यों ना खाएं, लेकिन वो खाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रिकॉशंस बताए गए हैं, जिससे क्या है कोई एक व्यक्ति, 10 में से एक व्यक्ति जो है वो प्रिवेंट हो सकता है। इसका उद्देश्य टोबैको की मांग को कम करना है और प्रभावी उपयोगों की सहायता से राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन में सहायता करना है। यह कदम तंबाकू नियंत्रण पर WHO के फ्रेमवर्क कन्वेंशन पर आधारित है। ठीक है, ये क्या करता है, नियंत्रण करने के लिए ये पहली अंतर्राष्ट्रीय एक संधि है, और इसके जो कानून हैं ये बाध्यकारी हैं, ये आपको मानने पड़ेंगे। भारत ने 2004 में इस अभिसमय की अभिपुष्टि भी की थी। चलिए आगे देख लेते हैं भारत में क्या है, इसका जो आप डेटा देख रहे हो। तो तंबाकू उत्पाद पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने और तंबाकू से होने वाले रोगों का उपचार का स्तर भारत में बेहतर है, पहले से बेहतर है। 85% सिगरेट पैकों पर आगे और पीछे दोनों साइड, जैसे मैंने बताया कि चेतावनियां लिखी गई हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य चेतावनियों के आकार के मामले में भारत शीर्ष 10 देशों में भी शामिल है। आगे बात कर लेते हैं, भारत में ई सिगरेट जो है प्रतिबंधित है, पफ सिगरेट जो आप देखते हो। स्वास्थ्य सुविधा और शैक्षणिक संस्थानों में धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर इस रिपोर्ट में बेंगलुरु का विशेष उल्लेख किया गया है कि वहाँ पे हर जगह इसको लेकर के रूल स्ट्रिक्टली फॉलो किए जा रहे हैं। भारत इतना सब कुछ कर रहा है, फिर एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं बंद कर रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार धूम्रपान निषेध के संकेत लगाने, धूम्रपान और धूम्रपान के प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के परिणाम स्वरूप बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान में 27% की कमी भी देखी गई है। तो यहाँ पे जो अच्छा कार्य कर रहा है वो कर रहा है हमारा बेंगलुरु। आगे आ जाते हैं तीसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट DIU ने ग्रामीण भारत में शिक्षा की स्थिति रिपोर्ट तैयार की। दूसरा है, इस रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत में 78% माता पिता ऐसे हैं जो अपनी बेटियों को स्नातक और उससे आगे तक पढ़ने के लिए इच्छा रखते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। आ जाते हैं सबसे पहले, डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट ने ही ग्रामीण भारत की जो शिक्षा स्थिति रिपोर्ट है उसको पेश किया था, तो ये पूरी तरीके से आपका सही है। इसके द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है और साथ ही साथ ये बताया जाता है कि जो भारत के ग्रामीण हैं, जो ग्रामीण परिवार हैं भारत में, वो 78% माता पिता ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उनका बच्चा बाहर जाकर के पढ़े, पढ़ाई करे और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा मिले। तो इस अकॉर्डिंग आपका दूसरा स्टेटमेंट है ये भी सही हो जाता है। इसके दोनों ही स्टेटमेंट राइट है, 1 और 2। चलिए अब थोड़ा सा समझ लेते हैं ये जो रिपोर्ट थी इसमें क्या क्या बातें कही गई थी। तो ये जो रिपोर्ट है ये ट्रांसफॉर्मिंग रूल इंडिया फाउंडेशन और साथ ही साथ संबोधि प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल के तहत डेवलप की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं इस रिपोर्ट में क्या क्या चीजें शामिल थी। तो यहाँ पे बताया गया कि भारत के 78% परिवार ऐसे हैं, ग्रामीण परिवार, और उनके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे स्नातक करें, बाहर जाकर के पढ़ाई करें, और ताकि उनकी बेटियां क्या है समाज में आगे बढ़ पाए। प्राथमिक स्कूली शिक्षा के दौरान 35% लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं और लड़कों के मामले में यह संख्या 25% है। रीजन क्या होते हैं, स्कूल बहुत दूर होते हैं, कई बार वहां पर आने जाने की सुविधा नहीं होती है। ग्रामीण परिवारों के पास उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो आगे बच्चों को पढ़ा पाए। कक्षा 8 या उससे ऊपर की कक्षाओं में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनकी स्मार्टफोन तक अधिक पहुंच अभी सिर्फ 58.32% है कि उनके पास स्मार्टफोन की व्यवस्था नहीं है कि वो अपने फ़ोन के द्वारा ही जो गवर्नमेंट प्रोग्राम चला रही है कि वो घर बैठे ग्रामीण दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा ले सके, कोचिंग ले सके, तो उनकी पहुंच सुनिश्चित नहीं है। इंटरनेट नहीं है, कहीं पर अभी तक बिजली भी नहीं है। इसकी तुलना में कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की जो पहुंच है वो कम है, 42.1%।
स्कूल में सामुदायिक स्वामित्व और समुदाय अभिभावक सहभागिता के जरिए स्कूली शिक्षा में जो मौजूदा विश्वास है इसकी कमी को दूर किया जा सकता है कि यहाँ पर क्या किया जाए, बच्चों को उनके पेरेंट्स को बुलाया जाए, टीचर से उनकी बातचीत करवाई जाए ताकि उनके जो विश्वास है वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के वो दूर हो, और साथ ही साथ उन्हें प्रोत्साहित किया जाए कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजें। तो ये थी आज की प्रमुख करंट अफेयर जो हमने डिस्कस करी। अब हम नेक्स्ट करंट अफेयर किसी करने वाले हैं सितंबर 2023 की, तो क्लास में जरूर बने रहिएगा। अब क्या, अब तो क्लास खत्म हो गई है, बट क्लास में अंत तक जो भी हमारे साथ रहा है उसको सभी को थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।